नमस्ते दोस्तों, पॉलिटिकल अखबार में आपका स्वागत है। हमारे इस विशेष एपिसोड में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारतीय राजनीति में दशकों से बना हुआ है, वंशवादी राजनीति। क्या राजनीतिक सत्ता किसी की निजी जागीर हो सकती है? क्या नेता का बेटा या बेटी ही अगला नेता बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में वंशवादी राजनीति खत्म हो रही है? अगर हाल के चुनाव परिणामों को देखें तो ऐसा लगता है कि जनता अब सिर्फ नाम पर वोट नहीं देती। 2024 के लोकसभा चुनावों में कई बड़े राजनीतिक परिवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम आपको तथ्यों, आंकड़ों और चुनावी नतीजों के साथ दिखाएंगे कि कौन से राजनीतिक परिवार डूब चुके हैं और कौन अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए भारत में वंशवाद की राजनीति पर एक नज़र डालते हैं। भारत में राजनीति शुरू से ही कुछ खास परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है। नेहरू गांधी परिवार, यादव परिवार, ठाकरे परिवार, बादल परिवार, रेड्डी परिवार और ऐसे ही कई नाम हैं जो दशकों से सत्ता के करीब रहे हैं। लेकिन क्या नाम ही काफ़ी है? अब जनता सवाल कर रही है, परफॉर्मेंस कहाँ है? विकास हुआ या नहीं? परिवारवाद की जगह टैलेंट को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा? 2024 का लोकसभा चुनाव इन सवालों का जवाब देता नजर आएगा। आइए जानते हैं किनके सितारे डूब चुके हैं और कौन अब भी तिनकों का सहारा ढूंढ रहे हैं। देश में राजशाही या राजतंत्र का अंत उसी दिन हुआ जिस दिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। एक बार यह बन जाने के बाद लोकतंत्र आ गया। लेकिन संस्कृति में सांस्कृतिक किस्मत के बारे में एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है। संस्कृति का एक हिस्सा जो हमेशा से वहाँ रहता है पीछे छूट जाता है, जो सभ्यता के बदलने के साथ बदलता है। जैसे जैसे संस्कृति प्रगति करती है यह उसके साथ चलती रहती है। ऐसी कई परंपराएं और कई चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। उसी तरह राजशाही में रहना हमारी आदत बन गई है जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। लोकतंत्र के आने के बाद भी हम इसे छोड़ नहीं पाए हैं, इसलिए वंशवादी राजनीति जारी रही। हमने देश में वंशवादी राजनीति शुरू कर दी। आज गांधी परिवार की बात नहीं करेंगे, उस पर कोई तो बहुत लोग जानते हैं। आज मैं दो पीढ़ियों के नेता पुत्रों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उन लोगों के बारे में जिनके पिता या परिवार के सदस्यों ने पार्टियां बनाई, पार्टी को आगे बढ़ाया और उससे अपने परिवार को आगे बढ़ाया। आज उनकी क्या हालत है? मैंने उन्हें दो श्रेणियों में बांटा है, एक जो डूब गए और दूसरे जो तैरते रहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी संघर्ष कर रहे हैं, या अगर लोगों की जीवित रहने के लिए तिनके तलाश रहे हैं तो डूबने वालों की श्रेणी में है। तो इनमें पहला नाम है डूब चुके सितारों में सुखबीर सिंह बादल, जो कि पंजाब के नेता थे, अकाली दल के नेता थे। तो सुखबीर सिंह बादल हैं। अब उनके पिता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे जब, तो उन्होंने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद ऐसा लगा कि उनकी राजनीतिक विरासत सुखबीर बादल संभालेंगे, लेकिन अकाली दल के 10 साल के शासन के दौरान सुखबीर बादल ने जो किया उसकी वजह से वो जनता की नज़रों में गिर गए और साथ ही उस दौरान हुई घटनाओं के कारण अपने ही समुदाय की नज़रों से गिर गए। इसलिए एसपी एसजीपीसी ने उन्हें वेतन से हटा दिया या धार्मिक सजा सुना दी। यह मान लीजिए, अगर उन्हें धार्मिक सजा मिली है तो वो किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं बैठ सकते। उन्हें अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए कुल मिलाकर वे जनता की नज़रों से ओझल हो गए। अगर हम कदम पीछे खींचें तो यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि पंजाब की राजनीति में बादल परिवार का प्रभाव समाप्त हो गया है। सुखबीर बादल के फिर से खड़े होने की कोई संभावना नहीं दिखती। इसलिए एक तो वह जिसका सितारा डूब गया। अब दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर राव, यानी केटी रामा राव का। उनके पिता मुख्यमंत्री थे तो वो एक तरह से वास्तविक मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हर तरह के अधिकार का इस्तेमाल और दुरुपयोग किया और ऐसा लगा कि उनके पिता की राजनीतिक विरासत को वो संभाल लेंगे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में दिखा दिया कि राज्य की जनता की नज़रों में उनकी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है। उसके बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनावों ने इस पर मुहर लगा दी थी। पहले विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनावों में पूरी तरह सफाया हो गया। तेलंगाना की 16 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीती और बीजेपी का वोट परसेंट 35.08% रहा और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। कांग्रेस का वोट परसेंट 40.10% रहा और केसीआर की बीआरएस, जो पहले टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, को शून्य पर पहुंचा दिया गया। हालांकि इनका वोट परसेंट अभी भी थर्ड सबसे ज़्यादा है, 16.68%। इसे राष्ट्रीय चरित्र देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया है। अगर एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाए और बीआरएस बनाई जाए तो ना तो यह राष्ट्रीय राजनीति में कहीं पहुंच पाएगी, ना ही राज्य की राजनीति में टिक पाएगी। तो अब उस परिवार का क्या होगा? क्योंकि अब 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तक कुछ चमत्कार होगा कि परिवार बच जाएगा, ऐसा कोई संकेत नहीं है। पुनरुत्थान होगा, ऐसा भी कोई संकेत नहीं लग रहा। तेलंगाना की इस समय जो राजनीति है वो दो ध्रुवों में बट गई है। एक बीजेपी संभाल रहा है और दूसरा कांग्रेस। इन्हीं दोनों के बीच में उतार चढ़ाव होता संभव नजर आ रहा है। बाकी राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाए या कांग्रेस की भी सरकार है वहां पे,
विधानसभा में, या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आ जाए। संभावना ऐसी ही लग रही है, लेकिन बीआरएस के वापस आने की कोई संभावना नहीं है। इसे देखें तो यह क्षेत्रीय पार्टी दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में पिस गई। अब इसके अलावा थर्ड की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा में। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में एक समय ऐसा था जब तीन बेटों यानी बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल की चर्चा होती थी। हरियाणा की राजनीति का मतलब इन तीनों से था। बंसीलाल और भजनलाल कांग्रेस के साथ थे। हालांकि यह अलग बात है कि बंसीलाल ने बाद में अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बनाई। भजनलाल भी जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर वापस कांग्रेस में आए, फिर छोड़ दिया साथ उन्होंने। यह सिलसिला चलता रहा और देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने जनता पार्टी और जनता दल के माध्यम बनाई, जनता पार्टी के माध्यम से जनता दल बनाया। अब इन चुनावों में परिवार पूरी तरह से साफ हो गया था। तीनों बेटों का परिवार, देवीलाल के परिवार की दो पार्टियां थीं, दोनों खत्म हो गई। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उनकी भूमिका गौण ही है। इसके अलावा बंसीलाल के परिवार के किसी बेटे को राजनीति में सफलता नहीं मिल सकी। उनकी बहू किरण चौधरी थी, वे भी कांग्रेस में थी। वे बीजेपी में शामिल होने की कगार पर थीं, राज्यसभा सदस्य बन गई है इस समय। उनकी बेटी बीजेपी से विधायक बनी है और मंत्री बन गई हैं। तो वंशवादी नेताओं की यह पूरी प्रजाति अमीबा की तरह है। जितना भी खंडन होना था, कोई छूटा टुकड़ा बच ही जाता है। अमीबा कभी मरता नहीं है, आपको पता होगा। तो इनमें भी कोई ना कोई छूटा टुकड़ा बचा है, लेकिन खत्म हो गया है इस तरीके से। अब वहां भी कांग्रेस और हरियाणा में बीजेपी की ही लड़ाई है। यह इस तरह की बात है, यह कभी पूरी तरह से तो नहीं मरती। जैसे अमीबा कभी पूरी तरह नहीं मरता है, ऐसा ही होता है। लेकिन राजनीति में जब कोई सितारा डूब जाता है या हाशिए पर चला जाता है या मरा हुआ कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी राजनीतिक प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। अब उस राज्य या राज्य की राजनीति पर प्रभाव डालने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वह क्षमता अब आप में नहीं है, यह कहा जा सकता है। अब दूसरे परिवार की बात करते हैं, देवगौड़ा परिवार। वे एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे लंबे समय तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे कर्नाटक की राजनीति में बहुत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली भी नेता थे। वे एक प्रभावी नेता भी थे और वोकालिग्गा समाज के सबसे बड़े नेता थे। और आज उनका परिवार, उनकी पार्टी दोनों हाशिए पर है। उन्होंने बीजेपी से समझौता किया, लोकसभा चुनावों में सिर्फ 2 सीटें जीती थी। कर्नाटक में बीजेपी के 28 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में उन्होंने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया और उन्हें इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। जब उनका समर्थन आधार खत्म हो गया है, तो वो विधानसभा चुनावों पर हाशिए पर चले गए हैं और फिर लोकसभा चुनावों में देवगौड़ा परिवार सिर्फ नाम मात्र का रह गया है। बाकी की राजनीति समाप्त हो गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वोकालिग्गा समाज में ऊर्ध्वाधर विभाजन हो गया है। एक बड़ा हिस्सा डीके शिव कुमार के साथ चला गया है, जो कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री हैं इस समय कर्नाटक के। उन्होंने कर्नाटक में 2023 के चुनाव में परिणाम आने की उम्मीद में प्रवेश किया था कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। अब अगले चुनाव तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस परिवार का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहेगा या नहीं। हालांकि इस समय जो डीके शिव कुमार हैं, उनकी भी राहुल गांधी से टसन चल रही है, मतलब कांग्रेस परिवार से। पहला क्योंकि वो महाकुंभ नहाने हैं, जबकि गांधी परिवार से कोई भी नहीं आया। 2001 में सिर्फ सोनिया गांधी आई थी, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें वो प्रूफ करना था कि वो विदेशी नहीं है। उन्होंने कुंभ में बयान दे दिया ऊपर से कि मैं हिंदू पैदा हुआ था और हिंदू ही मरूंगा। तो ये ऐसा कांग्रेस में बहुत कम दिखाया जाता है। दूसरी चीज, उन्होंने एक ये भी कर दिया कि कर्नाटक में जो वहाँ पे सतगुरु हैं, उन्होंने महाशिवरात्रि में एक फंक्शन रखते हैं, पूरी रात जागरण होता है, वहाँ भी चले गए। वहाँ पे अमित शाह भी आए, साथ मंच भी साझा कर लिया। तो एक ये थी। फिर एक यही है क्योंकि सीएम बनना था लेकिन वो बन नहीं पाए। अब उनके पास 2 ऑप्शन है डीके शिव कुमार, या तो वो बीजेपी में शामिल होंगे तो वोकालिग्गा समाज पूरा बीजेपी में आ जाएगा, या तो वो अलग पार्टी बनाएंगे जैसे कि एचडी देवगौड़ा थी। अब वो भविष्य में ही बताएंगे क्या होगा, लेकिन अभी तो जो राजनीतिक हलचल चल रही है उसकी बात थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह अब उनकी बातें करते हैं जो तिनकों की तलाश में है, यानी जो संघर्ष कर रहे हैं। फिर से मामला दक्षिण से शुरू होता है। आंध्र प्रदेश से आए जगन मोहन रेड्डी, जो कांग्रेस के राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं और कांग्रेस में एक शक्तिशाली नेता थे। वे आंध्र प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2004 और 2009 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय तेलंगाना का विभाजन नहीं हुआ था। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने में सबसे बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजशेखर रेड्डी की सफलता के कारण थी। अगर हम विशेष रूप से लोकसभा में केंद्र की बात करें तो उनकी अकाल मृत्यु के बाद उनके बेटे ने राजनीतिक हिस्सेदारी मांगनी चाहिए कांग्रेस से। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत की मांग करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने मना कर दिया और उन्हें मिलने का समय भी नहीं दिया, इसलिए अंततः उन्होंने विद्रोह कर दिया, संघर्ष किया। पहले चुनाव में कुछ सफलता पाई और दूसरे चुनाव में काफी सफलता मिली और फिर कांग्रेस 2019 में चुनाव में भारी बहुमत से साफ हो गई वहां पे। हालांकि ये कांग्रेस की गलती थी, उनकी हिस्सेदारी देती तो वो कभी पार्टी बनाते ही नहीं, लेकिन हो गया। उन्होंने लोकसभा सीटों के साथ विधानसभा सीटें भी जीती। इसी तरह इस चुनाव में सिर्फ 5 साल में ही वो साफ हो गए। उन्होंने पिछले चुनाव में जीती थी, लोकसभा सीटें भी जीती, अभी आंकड़ों में देखेंगे, और वो भी सीटें जीती, विधानसभा भी। लेकिन इस बार साफ हो गई इस विधानसभा और लोकसभा में। जैसे आप यहाँ पे आंकड़ों में देखिए, 2019 का विधानसभा चुनाव, ये उन्होंने जगन मोहन रेड्डी ने नई पार्टी बनाई थी।
वाइसराय कांग्रेस पार्टी। तो इन्होंने 175 से 151 सीटें जीत ली 2019 के लोकसभा चुनाव में, जबकि उस समय बीजेपी का इतना वो लहर भी थी। वोट प्रतिशत था इनका 49.95%। टीडीपी, जिनके अभी जो बीजेपी के अलायंस में है, चंद्रबाबू नायडू जिनके वो हैं, ये 23 सीटें जीते थे उस समय, और ये पहले सत्ता में थे, इनको हराया था और इनका वोट परसेंट घट गया था 39.17%। जनसेना पार्टी, जो पवन कल्याण की पार्टी है, इसने 1 सीटें जीती थी और ये 5.53% इनका वोट परसेंट था। आईएनसी और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीटें नहीं मिली थी। फिर अब 2024 के विधानसभा चुनाव में देखिए, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीटें जीत ली। इस बार गठबंधन था जनसेना पार्टी, पवन कल्याण की पार्टी का, बीजेपी का और टीडीपी का। तो इसने पिछली बार से 112 सीटें ज़्यादा जीती और इसका वोट परसेंट 45.60% था, पिछली बार से 6.5% बढ़ गया। फिर इनकी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, इन्होंने 11 सीटें, सिर्फ 11 जीती। देखिए 140 सीटें हार गए। इन पे कई करप्शन के आरोप हैं, अभी उसकी आगे बात करेंगे। 140 सीटें और 39.37%, इनका माइनस 10.5% वोट कम हो गया। फिर जनसेना पार्टी पवन कल्याण की, इसने 21 सीटें जीती, इन्होंने 20 सीटों की बढ़ोतरी की, 21 में लड़े थे और 21 से जीत गई थी। इनका वोट परसेंट 6.87% बढ़ा, मतलब टोटल रहा, और पिछली बार भी इनका 5.5% वोट था और इस बार 1.32% बढ़ा। बीजेपी को अच्छा खासा फायदा हुआ, इसका वोट परसेंट 2.83 हो गया और 8 सीटें जीत ली इसने और 1.99% इस बार वोट बढ़ा। तो सब इनकी पार्टी से काटे। आईएनसी ने कोई सीटें इस बार भी नहीं जीती। आंध्र प्रदेश 2019 और 2024 के लोकसभा में देख लीजिए कि प्रमुख राजनीति कैसा था। तो इन्होंने 22 सीटें जीती थी और 49.1% वोट था 2019 वाले में। टीडीपी ने 3 सीटें जीती थी और 39.6% वोट था। बीजेपी कोई सीट नहीं जीती थी और आईएनसी भी, इसका 1% वोट था और इसका 1.3% वोट था और अन्य गए थे 9% में। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी ने 16 सीटें जीती, प्लस 13 हो गई। बीजेपी भी 3 सीटें जीती, बीजेपी का वोट परसेंट 10% बढ़ गया है, ये सबसे बड़ी बात है। टीडीपी 13 जीती है, लेकिन इसका वोट परसेंट पिछली बार से -2.5% है। टीडीपी का 39.6 था, इस बार और कम हो गया, 37.79 है। और बीजेपी का 11.5% वोट। बीजेपी अपनी लगातार पैर बढ़ाती जा रही है। जनसेना पार्टी, इनका भी वोट परसेंट कम हुआ है, इन्होंने 2 सीटें जीती थी, 4.5% इनका, और इनका 10.5% वोट कम है, लगता है पूरा बीजेपी ने ले गई है और 4 सीटें जीती, 18 माइनस है इनके में। तो अब ये इनकी हालत हो गई है। हालांकि अगली बार हो सकता है सत्ता में आ जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ नहीं कर सकता। 2024 के चुनावों में बीजेपी जेएसपी ने, जनसेना पार्टी ने गठबंधन किया था, जिससे इन्हें विधानसभा और लोकसभा दोनों में महत्वपूर्ण सफलता मिली। और इस गठबंधन के पीछे मेन रोल था पवन कल्याण का, उन्होंने ही सबसे ज्यादा गठबंधन पे जोर दिया था। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार चंद्रबाबू नायडू, जनसेना पार्टी, पवन कल्याण और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। वहां यह समस्या है कि कांग्रेस वहां कोई उभार नहीं बना पा रही है और भारतीय जनता पार्टी का भी वहां बड़ा समर्थन आधार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टी के नाम पर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के सामने है। तो सवाल यह है कि क्या जगनमोहन रेड्डी सत्ता से बाहर रहकर 5 साल तक टिक पाएंगे? खासकर एक बात ध्यान देने की जरूरत इस चीज की है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं और कई मामलों में लगभग 6 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकांश मामलों में 4 मामले और हैं जो काफी संगीन माने जा रहे हैं। अब अदालत को उन 4 मामलों पर संज्ञान लेना है, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी और फैसला आएगा। तो अगर उन्हें सजा मिलती है तो संभव है कि वे स्थायी रूप से राजनीति से बाहर हो जाएंगे। अगर नहीं तो अदालत से उन्हें ऐसी अगर मिलती है कि सजा इतनी ही नहीं मिले, तो हो सकता है कि चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएं। फिर उनके लिए फिर से खड़े होना बहुत मुश्किल होगा। अब चलिए उत्तर भारत की ओर थोड़ा चलते हैं और सचिन पायलट की बात करते हैं। सचिन पायलट, जो कि राजेश पायलट के बेटे हैं, एक समय राजस्थान में उनकी स्थिति ऐसी थी, वे राजस्थान में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए थे। वे लगभग 4 साल तक पार्टी के अध्यक्ष रहे और उससे भी अधिक। उसके बाद जब 2018 में कांग्रेस सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री और राज्य अध्यक्ष दोनों अशोक गहलोत थे। गहलोत के खिलाफ विद्रोह विफल उन्होंने किया, लेकिन विद्रोह विफल रहा। तब से वे राजनीति के हाशिए पर चले गए। 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और उसके बाद लोकसभा चुनावों में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। पार्टी ने भी उन्हें अब कोई नहीं पूछता। पार्टी हाईकमान ने उनसे किए गए वादे से पलट गई है और ऐसा लगा कि अशोक गहलोत ने तय कर लिया है कि और 5 साल तक सत्ता में रहकर उन्होंने सचिन पायलट की राजनीति को खत्म करने की पूरी ताकत लगा दी है। विद्रोह के विफल होने के बाद से सचिन पायलट की राजनीति का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। वो न्यूज में भी कहीं नहीं आते हैं। अब वो हुए पाएंगे या नहीं? बीजेपी सरकार 5 साल तक चलेगी, 2028 में चुनाव होंगे, तब तक वे टिके रहेंगे? क्या वे राजनीतिक रूप से जीवित रह पाएंगे? मेरा मतलब यह है कि क्या वे सत्ता के लिए चुनौती बन पाएंगे? फिलहाल राज्य में पार्टी, उनके पास कोई ऐसा पद नहीं है। अशोक गहलोत सत्ता से बाहर हो गए होंगे, लेकिन वे कांग्रेस की योजनाओं से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अशोक गहलोत का अभी भी राजस्थान की राजनीति पर पूरा नियंत्रण है और अशोक गहलोत किसी भी हालत में सचिन पायलट को फिर से उभरने नहीं देना चाहते। सचिन पायलट के लिए एक बड़ी समस्या का सामना यह है कि अगर वे कांग्रेस में रहते हैं तो आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अगर वे बाहर जाते हैं तो भविष्य अनिश्चित है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो 2028 की विधानसभा चुनाव सचिन पायलट की राजनीति तय करेंगे, यानी यह तय करेंगे कि भविष्य में उनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा है या नहीं। अब तमिलनाडु में ओर चलते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन
एम.के. स्टालिन ने उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें उप मुख्यमंत्री तो बना ही दिया है। अगर वे चुनाव जीतते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रदर्शन का सारांश निम्नानुसार है। चलिए डीएमके की बात करते हैं। ये एसपीए है इनका गठबंधन। तो एसपीए में सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस कहलाता है। इन्होंने कुल 159 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, 2021 में जो हुआ था। उसमें इनका वोट परसेंट था 45.38%। इसमें सबसे ज़्यादा डीएमके 133 सीट और सबसे ज़्यादा वोट परसेंट इनका था, और आईएनसी 18 सीट जीती थी। फिर एआईएडीएमके की बात करते हैं। ये एनडीए गठबंधन में था। इनकी 75 सीटें टोटल थी। इनका वोट परसेंट 39.72 था। एआईडीएमके ने 66 और इनका सबसे ज़्यादा वोट परसेंट इसी का है। बीजेपी ने 4 जीती थी। फिर अन्य दल 2 सीटें जीते थे। उनका वोट परसेंट 14.90% था। तो ये इनके इन परिणामों के अनुसार डीएमके गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जिससे एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनकी राजनीतिक दृष्टि से ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई दृष्टि है, कोई विचार है, कोई विचारधारा है। क्या आपके पास कोई दूरदृष्टि है, या आप सिर्फ दूसरे धर्मों या नेताओं को गाली देकर ही दृष्टि रखते हैं? आपकी राजनीति आगे नहीं बढ़ती। इसके अलावा आपने देखा होगा सनातन धर्म का सम्मेलन, सनातन धर्म के विरोध में वहीं से आवाज़ आई थी कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, इसे खत्म कर देना चाहिए। और फिर वो बेफालतू के मुद्दे, जैसे तेलुगु का मुद्दा, तमिलनाडु में अभी एक रिपोर्ट आई है कि 54 ऐसी स्कूलें हैं जिसमें तेलुगु हिंदी छोड़ो, वहाँ सिर्फ उर्दू पढ़ाई जा रही है। तो आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? तो एक ये उनकी दूरदृष्टि की बात समझ में आती है। कभी-कभी एक अपवाद के रूप में ऐसी घटना होती है, यह अलग बात है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन की राजनीति का वैचारिक आधार क्या है? उनके पिता और दादा की विरासत। इसके अलावा आज उनके पास सिर्फ नाम में क्या है? क्या वे अकेले राजनीति चला सकते हैं, पार्टी संभाल सकते हैं? यह अभी तय होना बाकी है। यह सब 2026 में तय होगा। डीएमके विधानसभा चुनाव जीतती है तो उनके लिए संभावना है, क्योंकि तब 5 साल का मौका और मिलेगा। बड़ी संभावना है कि उनके पिता उन्हें सत्ता सौंप सकते हैं। फिर यह उनके प्रदर्शन, प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता, पार्टी प्रबंधन आदि पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर डीएमके 2026 में हार जाती है, तो उदयनिधि स्टालिन के आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। उनकी स्थिति एक बंद गली के आखिरी घर जैसी होगी। और इसमें एक ये भी समझिएगा कि तमिलनाडु में इस समय विजय जो एक्टर है, उन्होंने भी पार्टी लॉन्च की है। अब वो भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी देखेंगे कि किसका वोट काटते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे एआईडीएमके इस समय लीडरलेस पार्टी, उसमें कोई लीडर नहीं है। बीजेपी में एक अच्छे बहुत शानदार लीडर हैं, जो पूर्व आईपीएस हैं। उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो काफ़ी फेमस हैं, और पिछले चुनावों में बीजेपी ने लगभग 18% लोकसभा में 11% के समथिंग वोट भी पाया था। तो अब देखिए आने वाली समय बताएगा। अब थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो ठाकरे परिवार का एक समय लोकसभा विधानसभा सीटों के लिए बाला साहब ठाकरे की तारीफ होती थी। चाहे संख्या कुछ भी हो, लेकिन उनका महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा प्रभाव था। उद्धव ठाकरे ने गलतफहमी में यह समझा कि उनका भी बाला साहब जैसे दर्जा है। अब इसलिए वे सीधे आसमान से ज़मीन पर आ गिरे। अब ज़मीन पर हैं, लोकसभा चुनावों में उन्हें जिस तरह की सफलता की उम्मीद थी, वह नहीं मिली। उन्हें जनता की सहानुभूति भी नहीं मिली। यानी शिवसेना के समर्थक शिव सैनिकों को भी सहानुभूति नहीं मिली। एकनाथ शिंदे को सहानुभूति मिली, जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह का अलग पार्टी बनाई। पार्टी का शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे इस समय हो गया है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें और इंडिया अलायंस को अच्छी ग्रोथ मिली थी और बढ़त भी मिली थी। पर आज विधानसभा चुनाव जो उसके बाद हुए हैं, उसकी स्थिति उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। वो उस बढ़त को बनाने में कामयाब नहीं रह सके। आंकड़े देख लीजिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए को, बीजेपी को 9 सीट सिर्फ मिली थी, 14 पिछली बार से कम मिली थी, और वोट परसेंट 26.18 था और घट गया था लगभग 1.5% से ऊपर का। शिवसेना जो शिंदे गुट का था, इनको 7 सीटें मिली थी, 6 इनकी घट गई थी, और 12.5% 13% के समथिंग वोट मिला था इनको। एनसीपी को 1 सीट मिली थी टोटल, और 3.5%। तो ऐसा लगा कि इनका बीजेपी का फैसला गलत हो गया। और यूपीए को देखिए, आईएनसी ने कितनी सीटें जीती थी? 12 सीटें एक्स्ट्रा जीती थी। पिछली बार 1 सीट जीती थी, इस बार 13 सीटें टोटल लाई, मतलब 12 ज़्यादा। इनका वोट परसेंट सिर्फ 0.51% ही बढ़ा था। 16.92% टोटल वोट परसेंट था कांग्रेस का। और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, इन्होंने 9 सीटें जीती थी, पिछली बार से 4 ज़्यादा, और 16.52% इनका वोट परसेंट था। देखिए कंपेयर कीजिए इन दोनों से, शिवसेना शिंदे ग्रुप से। और एनसीपी शरद पवार, इनकी 8 सीटें थी, पिछली बार से 5 ज़्यादा थी, और 10.27 वोट परसेंट था। अब 2024 विधानसभा में कैसे बदला आंकड़ा? जैसे जनता ने वही बदल दिया, मन ही बदल दिया। और हम अभी एक वीडियो और लाएंगे जिसमें अभी कई सारे नगर निगम के चुनाव हुए हैं और राज्यों के चुनाव हुए हैं। देखेंगे जनता ने कैसे मन बदला है। वोट अब कैसे, पहले 2024 में जहाँ वोट दिए थे, अब दूसरी पार्टियों को दे रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र के हुए थे, बीजेपी एकदम 132 सीट जीती, पिछली बार से भी 27 ज़्यादा। पिछली बार 105 थी। 26.77 वोट पर वो था, 26.77% था, 1.02% वो था, इनका बढ़ गया था। शिवसेना शिंदे ग्रुप 57 सीटें, पिछली बार से 19 ज़्यादा, 12.38 वोट परसेंट इनका था। एनसीपी अजीत पवार 41 सीटें, पिछली बार से 1 ज़्यादा, 9.01% वोट। और एनडीए महाअघाड़ी को क्या था, आईएनसी ने 28 सीटें घटा दी, पिछली बार से 16 इस बार आई, और वोट परसेंट भी 3.5% घट गया, 12.5% ही बचा लगभग। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, 20 इनकी थी, 4 बढ़ी इनकी सीटें, और 9.96% इनका वोट परसेंट था। एनसीपी जो वो है शरद पवार वाली, तो इनकी सीटें 2 घटी, 10 टोटल आई, और 11.28 इनका वोट परसेंट था। तो देवेंद्र फडणवीस
अब समस्या इनके साथ देखिएगा क्या है। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के साथ जब बैठक के दौरान कमरे में एक अभी वो निकल के आया था कि उनको बैठने नहीं देना चाहते थे। उद्धव ठाकरे पहले जब एक बार बैठक होती थी अमित शाह के साथ तो देवेंद्र फडणवीस को बाहर निकालते थे। अब जब उद्धव ठाकरे अपने बेटे को लेकर मिलने गए तो उनकी हालत पहले से ही खराब है। उनके बेटे की हालत और भी खराब है क्योंकि वे अभी युवा हैं। आदित्य ठाकरे ने किसी तरह चुनाव तो जीत लिया है और लगभग 8,000 वोटों से। वो 2019 के चुनाव में 67,000 वोटों से जीते थे। उस बार इस बार कुल मिलाकर वो 67,000 वोट भी नहीं पाए, टोटल 62,000 वोट पाए हैं और 8,000 से चुनाव जीते हैं। अगर राज ठाकरे ने उम्मीदवार नहीं खड़े हुए होते तो शायद वो चुनाव भी नहीं जीत पाते। हालांकि वो जीत गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना से जुड़े लोग विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक दल के नेता जरूर बन गए हैं, लेकिन उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। फिर से उदयनिधि स्टालिन जैसी स्थिति है। तमिलनाडु में उद्धव ठाकरे की पार्टी की कोई ताकत नहीं बची है, लेकिन महाराष्ट्र और उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य स्थानीय निकाय के चुनावों के नतीजे पर तय होगा, खासकर बीएमसी चुनावों से। अगर उनकी पार्टी हार जाती है तो समझ लेना चाहिए कि पूर्ण विराम लग गया है। वे ठाकरे परिवार की राजनीति को बीएमसी से किसी तरह वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, यह मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि बीएमसी चुनाव कब होंगे, लेकिन यह बहुत लंबा समय है। यह जल्द ही होने वाले होंगे, लेकिन उम्मीद है कि इसी साल होंगे। बीएमसी के आगामी चुनाव की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। ओबीसी आरक्षण और वार्ड पुनर्गठन से संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी 2025 को इस मामले की सुनवाई निर्धारित की है। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, जिससे मई 2025 में पहले चुनाव कराना मुश्किल प्रतीत होता है। पिछले बीएमसी चुनाव 2017 में हुए थे, जिसमें कुल 227 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इन चुनावों में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। कांग्रेस ने 31 सीटें मिली थी, राष्ट्रवादी एएनसीपी ने 9 सीटें मिली थी और मनसे जो राज ठाकरे की पार्टी है उनको 7 सीटें मिली थी और एमआईएम और उस दिन की जो पार्टी उनको 2 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी ने ज्यादा जोर नहीं लगाया था, शिवसेना को ही अपना अध्यक्ष बनाने दिया था। लेकिन तो ये तो हुआ। अब देखते हैं इनमें महाराष्ट्र में क्या होता है बीएमसी के चुनाव में। अब आगे बढ़ते हैं, 2 राज्यों की बात करते हैं। अब 2 राज्य, 2 नेता, 2 राजनीतिक परिवार बचे हैं। तो पहले बिहार के लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की बात करते हैं, जो राजनीति में है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेजस्वी यादव से लोगों को बहुत उम्मीदें थी। हालांकि कई क्षेत्रों में यह उम्मीद थी कि जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा पढ़ाई नहीं कर पाया। वह अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है। वे क्रिकेट में चले गए, वहां भी कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। राजनीति में 2020 के चुनावों में जब पूरी कमान उनके हाथों में थी, तब ऐसा लगा कि उन्होंने जिस तरह की सफलता पाई, विधानसभा में पार्टी को एक नंबर बनाया, तब ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और बिहार को एक नया नेता मिल गया है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल को एक नया नेता मिल गया है, लालू प्रसाद यादव का विकल्प मिल गया है। आप आंकड़े देखिए, 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जेडीयू को 43 सीटें मिली थी और 28 सीटों को घाटा हुआ था पिछली बार से। 15.39 वोट परसेंट था इनका टोटल और 1.44% घट गया था। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और 21 सीटें पिछली बार से ज्यादा थी और 19.46% टोटल वोट परसेंट था बीजेपी का और 4.96% पिछली बार से घट गया था। राजद को 75 सीटें मिली थी, पिछली बार से 5 माइनस थी, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा थी और इसका वोट परसेंट अच्छा खासा 23.11% तो सबसे ज्यादा और 4.79% बढ़ गया था। बीजेपी का पूरा इन्होंने खींच लिया था और आईएनसी को 19 सीटें मिली थी, पिछली बार से 8 कम थी। वोट परसेंट हालांकि बढ़ा था इनका, लेकिन फिर भी 9.48% था। अब 2024 में क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन में देखिए, बढ़त इनको इसमें मिली थी। जेडीयू में 12 सीटें टोटल मिली थी इनको, नीतीश कुमार को, और 4 घाटे और इनको पिछली बार से कम मिला था। वोट परसेंट इनका अच्छा खासा कम हुआ था, -3.74%, टोटल था 18.52%। बीजेपी को देखिए 12 सीटें थी, पिछली बार से 5 कम थी, इनका वोट परसेंट 20.52% था, पिछली बार से 3.53% कम था। एलजेपी को 5 सीटें मिली थी, ये रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की पार्टी थी और इनका वोट परसेंट 47% था। राजद, तेजस्वी यादव, इनको 4 सीटें मिली थी और टोटल, अब इनका गठबंधन था, इन तीनों का गठबंधन था, ये इन तीनों का गठबंधन था और इन तीनों का गठबंधन था। उसके बाद भी सिर्फ तेजस्वी यादव ने 4 सीटें निकाल पाई। वोट परसेंट इनका देखिए कितना बढ़ा था, 22.14% और 6.46%, 22 टोटल था, 6 बढ़ा था और आईएनसी ने 3, इनको 2 का फायदा हुआ था और इनका वोट परसेंट ही बढ़ा था, 1.35% और 9.20% था। और सीपीआईएमएल, इनको भी 2 सीटें मिली थी और 2.99% इनका वोट परसेंट टोटल था और 1.63% बढ़ा था। तो इनको मतलब इनका पूरा गठबंधन था, फिर भी ये 8 ही सीट जीत पाए थे। तो इससे थोड़ा सा ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब ये तो चुनाव हो गए, अब समय बीतने लगा। ये तो मैंने आपको विधानसभा चुनावों की बात बता दी। अब उसके बाद समय बीता और उनकी राजनीति पर ग्रहण लगने लगा। यह उनके स्वभाव, उनकी राजनीतिक कार्यशैली के कारण हुआ। क्यों है, क्या है, जैसे यूपी में जब यादव जीतते हैं या फिर समाजवादी पार्टी आती है तो ये गुंडा राज की छवि है, ऐसे ही वहां भी गुंडा राज की छवि है। हालांकि उसको तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने बहुत सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन आम कार्यकर्ता नहीं समझता। अब ऐसा उनकी राजनीतिक स्थिति वास्तव में बिगड़ रही है, वे पतोन्मुख है, या उनके विरोधी ऐसी धारणा बना रहे हैं। लोकसभा चुनावों में साबित कर दिया कि 40 में से महागठबंधन ने सिर्फ 4 सीट
सीटें जीती। वाम दलों और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद 4 नहीं, राजद ने सिर्फ 4 जीती थी, बाकी टोटल 8 जीती थी। ठीक है ना? तो पूरा उनके समर्थन के बावजूद आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोकसभा ने, जितनी बताया मैंने आपको, 4 सीटें जीत पाई। तब से बिहार की राजनीति में चल रही गतिविधियां, खासकर नीतीश कुमार के एनडीए में सत्ता में आने के बाद, आरजेडी और कमजोर दिख रही है। तेजस्वी यादव और भी कमजोर दिख रहे हैं और मेरे विचार में वे देश के सबसे युवा नेता होंगे जिन पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी राजनीति खासकर भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुई है। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर रेलवे की जमीन नौकरी के बदले मामले में उन्हें जेल हो सकती है। विधानसभा चुनावों तक उनकी क्या हालत होगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय प्रतीत होता है। 2020 में उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई थी, वे 2025 में ऐसी स्थिति में नहीं होंगे। तेजस्वी यादव यह नहीं समझ रहे, लेकिन लालू प्रसाद यादव यह समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने 2-3 दिन पहले ही एक बयान जारी किया, अगर नीतीश कुमार आना चाहते हो तो स्वागत है। लालू प्रसाद यादव समझ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी को अपने बेटे की राजनीति बचानी है तो नीतीश कुमार इसके लिए जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 20% का वोट शेयर है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? उन्हें वहां क्या मिलेगा जो एनडीए में यहाँ उपलब्ध नहीं है? अगर वे लाभ हानि का गुणा भाग करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि एनडीए में रहना उनके लिए अधिक फायदेमंद है। आरजेडी या महागठबंधन के साथ जाने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने इसे पिछली 2 बार से आजमा भी लिया है। तो तेजस्वी यादव की राजनीति बिहार के 2025 के विधानसभा चुनावों से तय होगी, जो इस साल के नवंबर में होने वाले हैं। अगर आरजेडी की स्थिति और खराब होती है, जिसकी बड़ी संभावना है, तो इसका मतलब कितना बुरा होगा यह इस पर निर्भर करेगा। यह आरजेडी के गठन के बाद से सबसे खराब स्थिति है। ऐसा 2010 में हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 23 या शायद 27 सीटें मिली थी। क्या तेजस्वी यादव उस स्तर तक जाएंगे या उससे नीचे चले जाएंगे, या वे 75 के आसपास बने रहेंगे? अगर 70-75 के आसपास बने रहते हैं तो उनके राजनीतिक अस्तित्व के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वे जेल चले जाते हैं और इस बीच 25 के चुनावों में सीटें कम हो जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए पूर्ण विराम लग गया है। लगता है अंत में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, जो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, मुलायम सिंह यादव जो कुछ भी थे, आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन सन ऑफ द सॉइल का नामकरण उन पर सटीक बैठता है। स्वनिर्मित व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया वह उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा के कारण था। जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया वह अपने दम पर किया। शुरुआती दिनों में चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद जरूर था, लेकिन उसके बाद, खासकर चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद, जो कुछ भी हुआ, मुलायम सिंह यादव ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो हासिल किया वह नेताओं के लिए उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति को दिखाता है। अखिलेश यादव में यह जीवित रहने की प्रवृत्ति है या नहीं, आप कमेंट में बताइए। उनके नेतृत्व में 2012 में वो मुख्यमंत्री बने, वे 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। अब तक उनके नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा सहित 5 चुनाव हुए हैं। उन्होंने 5 में से 4 हारे, वे 5वें स्थान पर रहे। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 5वां चुनाव जरूर थोड़ा उन्हें सफलता मिली और अपेक्षित सफलता मिली, लेकिन उसमें कितना बड़ा गठबंधन था और कई ऐसी भ्रामक जानकारियां थी। आप आंकड़े देख लीजिए। 2022 का जब विधानसभा यूपी का चुनाव हुआ था तो बीजेपी 255 सीटें, हालांकि बीजेपी को घाटा हुआ था, लेकिन वोट परसेंट में बीजेपी बढ़ी थी। इसीलिए हमें इलेक्शन को सिर्फ सीटों से नहीं देखना चाहिए, वोट परसेंट से भी देखना चाहिए। जैसे अभी झारखंड में चुनाव हुआ है, तो झारखंड में जो सबसे बड़ी पार्टी अभी जो सरकार बनी, जेएम की गठबंधन की, लेकिन वहां पे आप देखेंगे बीजेपी को सीटें भले कम आई हो, लेकिन जेएमएम की सीटें जेएमएम का वोट परसेंट 26.14% है और बीजेपी का वोट परसेंट 33.14% है, और जबकि बीजेपी का वोट परसेंट अभी कम हुआ है। तो ये अंतर होता है। यहाँ पे देखिए, इनकी सीटें कम हुई, पिछली बार 317 थी, 57 सीटें कम हुई, लेकिन यहाँ पे इनको ये हुआ 1.62% वोट बढ़ा। एसपी में 111 सीटें, इनको वोट परसेंट अच्छा हुआ, क्योंकि इसमें 2022 के इलेक्शन में सपा बसपा का गठबंधन हो गया था। 111 64 सीटें बढ़ी। यही पे ये लगा था कि इनको ग्रोथ मिल रही है। आईएनसी तो 5 सीटें घट गई, 2 में आ गए, वोट परसेंट 2.39% है। बीएसपी 12.82%, -10% वोट इधर ही चला गया था। तो आपको ये दिख गया। लेकिन अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखिए, जहां पे अखिलेश यादव ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, एनडीए में देखिए 36 सीटें, -30 सीटों को घाटा हुआ। 43.69% इनकी वोट परसेंट था, 7.5% वोट परसेंट घट गया बीजेपी का। इंडिया अलायंस में 43 सीटें मिली, सबसे ज्यादा इसमें अखिलेश यादव की सीटें थी, लगभग मतलब समाजवादी पार्टी की 32 सीटें थी, और 43.52% वोट परसेंट था इनका टोटल। 19.05% वोट पड़ा। तो वो इनका गठबंधन भी था, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी हो गई, आईएनसी हो गई, और केजरीवाल की पूरा इंडिया अलायंस के अंदर गठबंधन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे, और उसमें कुछ गलत, जैसे संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण, ये सब चीजें, तो इनका वोट परसेंट बढ़ गया। लेकिन अब ये सस्टेनेबल रहेगा या नहीं, इस पे बात हो रही है, क्योंकि आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, आंकड़ों में ही देखते हैं। इन्हें अच्छी खासी सफलता मिली, इतनी सफलता मिली जितनी कभी मुलायम सिंह यादव को भी नहीं मिली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उनकी वास्तविक ताकत थी? क्योंकि उनके सामने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का अब संगठन है, जो हालांकि विधानसभा चुनावों के बाद, लोकसभा चुनावों के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए उसमें ताकत दिखी है, जो एक तरीके का इनका एजेंडा था उसको टैकल करने की कोशिश की गई है। तो अब उनके सामने योगी आदित्यनाथ की ताकत और बीजेपी का संगठन और आरएसएस की जमीनी पकड़ है, जो उनकी
ये सब इनकी मिलकर बीजेपी की राजनीति तय करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ की राजनीति से उनकी राजनीतिक शैली और जिस तरह के वो मुद्दे उठाकर नैरेटिव बनाने की इस समय कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति को योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं। अब इनमें क्या होगा, ये 4 चुनावों में आपको जो दिखा और हाल ही के यूपी के जो मतलब उपचुनाव हुए हैं, उनमें 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीती और जिससे बीजेपी की स्थिति मजबूत और लग रही है। मतलब जिस हिसाब से सीटें वो जितने अंतरों से जीती है, तो बीजेपी की स्थिति से ज़्यादा यहाँ मजबूत दिख रही है। बाकी राजनीति है, यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप मजबूत स्थिति में लग रही है। साथ ही इंडिया अलायंस में अब सब कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है। एसपी बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे जब बीएसपी एसपी गठबंधन हुआ था तो अच्छा खासा इनको फायदा मिला था। और लेकिन अब एसपी का गठबंधन कांग्रेस से है, लेकिन वो कांग्रेस को साइड करना चाहते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस से उनको यूपी में कुछ नहीं मिलेगा और उनकी सीटें और अलग से कांग्रेस ले लेगी। अखिलेश को ये पता है कि उन्हें कांग्रेस से कुछ नहीं मिलेगा, जबकि उन्हें 2022 के जो विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली थी, उसमें बीएसपी का बहुत बड़ा रोल था और वही बीएसपी के वोट ने 2024 में भी इंडिया अलायंस को जीत दिलाई थी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अखिलेश फिर से उनके दिमाग में वही चल रहा है कि इसी गठबंधन को फिर से बनाया जाए। अब वो तेजस्वी यादव की सत्ता में आने की जैसे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही उन परिवारों की जो नेता इनके जैसे राजनीति करते हैं। अब अखिलेश यादव का थोड़ा-सा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अखिलेश यादव हो सकता है कि मतलब इन नेताओं में सबसे ऊपर हैं। अब समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता में आ सकती है, खासकर आज की तारीख में उपचुनाव के नतीजों से बावजूद तो ऐसा नहीं लगता। हालाँकि उपचुनाव के परिणाम से यह पता नहीं चलता कि विधानसभा या लोकसभा में क्या होगा। इसके बावजूद यह परिणाम का मामला नहीं है। यह 7 या 2 के स्कोर का भी मामला नहीं है, बल्कि उस तरीके का है जिसमें समाजवादी पार्टी हारी है और समाजवादी पार्टी के पास राज्य के सबसे बड़े मुद्दों मतलब सबसे बड़ा राज्य है और उसके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इन 10 सालों में जो काम करेगी वो प्रशासनिक स्तर पर, विकास के स्तर पर और जनजातीय स्तर पर लोगों को दिखाई देगा। तो अखिलेश यादव के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में डू और डाई होने जा रहा है। यानी 2027 में हार का मतलब है फिर 2032 तक इंतजार करना, जो कि एक बहुत लंबा समय है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या वंशवादी राजनीति समाप्त हो रही है? दोस्तों, जब हम भारत की राजनीति पर नजर डालते हैं तो हमें 2 तरह के नेता दिखते हैं। एक वो जो जनता के समर्थन से उठते हैं और दूसरे जो परिवार की विरासत पर राजनीति करते हैं। लंबे समय तक वंशवादी राजनीति का दबदबा रहा, लेकिन अब हालत बदल रहे हैं। चुनावी नतीजे क्या कहते हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में कई बड़े राजनीतिक परिवारों को जनता ने सिरे से नकार दिया। कुछ परिवारों को तो लगभग सफाया हो गया और कुछ अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ पॉइंट देखिए, कुछ राजनीतिक घराने पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। जिन परिवारों का कभी राजनीति पर राज था, आज वे अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पार्टी सिकुड़ चुकी है, नेता हाशिए पर जा चुके हैं और जनता का विश्वास खत्म हो गया। उदाहरण के लिए तेलंगाना में केटीआर का परिवार, पंजाब में सुखबीर बादल का परिवार, जो कभी सत्ता के केंद्र में थे, वे आज पीछे छूट चुके हैं। दूसरा, कुछ परिवार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इन परिवारों की स्थिति वैसी है जैसा कोई डूबता इंसान तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। ये अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन जनता ने इन्हें गंभीर चेतावनी दे दी है, जैसे कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे। क्या वंशवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा? इसका जवाब जनता के हाथ में है। अगर लोग बार-बार सिर्फ परिवारवाद के आधार पर, धर्म जात के आधार पर वोट देना बंद कर दे तो वंशवादी राजनीति इतिहास बन जाएगी। लेकिन अगर ये नेता जनता से सीख लेकर अपने काम में सुधार करें, तो शायद कुछ परिवार राजनीतिक रूप से बच पाएँ। तो अगली बार वोट देने से पहले एक सवाल खुद से ज़रूर करें, क्या मैं इस नेता को सिर्फ इसके परिवार के नाम पर वोट दे रहा हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्या यह नेता वाक़ई आपके क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता है या सिर्फ एक और नामदार नेता बनने जा रहा है? आपका क्या कहना है? क्या भारत में वंशवादी राजनीति खत्म हो जाएगी या ये सिर्फ एक पड़ाव है? ये परिवार फिर से सत्ता में लौट कर आएँगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो सूचनात्मक लगा हो तो आप इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।